फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज की बातचीत का हम लोगों ने विषय रखा है अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के भारत के लिए क्या मायने हैं। हम में से बहुत सारे लोग जो भारत की राजनीति में और भारत की विदेश नीति में रुचि रखते हैं, भारत में जो अभी चल रहा है उसमें दिलचस्पी रखते हैं, उसके के और तालिबान के विभिन्न क्षेत्रों में वर्चस्व स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण परिघटना है। ये साधारण परिघटना नहीं है। तालिबान का अफगानिस्तान में एक सिरे से दूसरे सिरे तक अब फॉर्मली खाली सरकार गिरनी वापस रह गई है। पहले भी स्थिति ये थी कि तालिबान का पूरे देश में कब्जा था और अफगानिस्तान में खाली काबुल और काबुल से जुड़ा हुआ जो एयरपोर्ट है, उस काबुल और काबुल के एयरपोर्ट के अंदर ही खाली अमेरिकी या नाटो की सेनाओं का वर्चस्व था। बाकी काबुल के बाहर पूरे अफगानिस्तान में तालिबान पिछले 20 साल से एकदम शासन चलाते रहे हैं। तो 20 साल से काबुल और काबुल का जो एयरपोर्ट है वो उसे छोड़ के उनका पूरे देश पर कब्जा था। नाटो की सेनाओं का खाली काबुल और काबुल के अंदर कंट्रोल था। और ये सो कॉल्ड जो वहां इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट एक तरह से अमेरिका की पॉपेट गवर्नमेंट की तरह काम करती रही, क्योंकि लोकतंत्र के विकास के लिए जो चीज जरूरी है वो तो अमेरिका ने वहां की नहीं। तो पहली चीज वो ये कि अफगानिस्तान में नाटो की सेनाएं जो अमेरिका के नेतृत्व में पिछले 20 साल से डेरा डाले हुए थी, उनके बारे में यह कहा गया कि वे सितंबर तक पूरी तरह से वहां से हट जाएंगी, और वे तकरीबन हट गई हैं। वहां तकरीबन अभी 950 या 1000 के करीब सैनिक हैं, जो उसमें से 600 650 सैनिक जो है वो अमेरिकी एम्बेसी की सुरक्षा के लिए रखे गए हैं, और 3 बहुत ही बड़ी जिसे कहें कि परिघटना है। इसे कम करके नहीं देखना चाहिए। अमेरिका एक जमाने में वियतनाम में हारा था, और वियतनाम की जनता ने और वियतनाम की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके नेतृत्व ने अमेरिका को परास्त किया था। लेकिन अमेरिका अभी अफगानिस्तान में जो हारा है वो धार्मिक फंडामेंटलिस्टों की आर्मी और उनके माफिया गिरोहों से आ रहा है। यह बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन सेना के बल पर बम गिरा के तमाम अत्याधुनिक हथियारों के जरिए आप आतंकवाद को कुचल देंगे, उन लोगों के लिए यह बहुत बड़ा सबक है। और खासतौर पर नरेंद्र मोदी जैसे लोगों के लिए तो सबसे बड़ा सबक है, जो ये सोचते हैं कि हम सेना के बलबूते पर आतंकियों को कुचल देंगे। ये दिमाग से निकाल देनी चाहिए बात। अफगानिस्तान का एक ही मैसेज है, अफगानिस्तान का एक ही मैसेज है
सारी दुनिया के लिए कि आतंकवाद को आप सिर्फ सेना के बल पर कुचल नहीं सकते, और खासतौर पर अमेरिकी सेना के बल पर तो एकदम ही नहीं कुचल सकते। आतंकवाद को कुचलने के लिए जब तक आपके पास में स्थानीय जनता और स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं की मदद या सपोर्ट न हो, आप आतंकवाद को कुचल नहीं सकते। हमने पंजाब में आतंकवाद को कैसे कुचला? हमने स्थानीय जनता की मदद ली, हमने स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं की मदद ली, और उसको साथ साथ हमने सैन्य बलों की भी मदद ली। लेकिन सिर्फ सैन्य बलों की मदद के आधार पर आप आतंकवाद को कुचल नहीं सकते। और यह बहुत ही क्लियर कट मैसेज अफगानिस्तान से निकला है, और यह मैसेज उन तमाम लोगों के लिए सिहरन पैदा करने वाला है जो लोग ये सोचते थे कि सेना के बल पर, आधुनिक अस्त्र शस्त्रों के बल पर अमेरिका से बेहतर और नाटो से बेहतर अत्याधुनिक अस्त्र किसी के पास नहीं है। लेकिन 20 साल में नाटो की सेनाएं अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं कर पाई, बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा वे काबुल के बाहर निकल नहीं पाई सेनाएं। कोई चीज तो है जो तालिबान के साथ है, यह सिर्फ हथियार का मामला नहीं है। तालिबान के पास में वहां बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन है, और जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं, जो धर्मनिरपेक्ष शक्तियां हैं, उन लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को तो चरित्र को बचाने के लिए प्रयत्नशील थे, और अफगानिस्तान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बचाने के लिए ही सोवियत संघ की सेना भेजी गई थी। लेकिन अमेरिका ने धार्मिक फंडामेंटलिस्टों की सेना खड़ी की, मुजाहिदीन की सेना खड़ी की। कालांतर में तालिबान को खड़ा किया। बाकायदा मुजाहिदीनों को और तालिबान को सीआईए से फंडिंग होती थी। और किसके लिए फंडिंग हो रही है? लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को कुचलने के लिए। सोवियत संघ की सेना अल्टीमेटली वहां से चली गई। खलक और परचम कम्युनिस्ट पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं को एकदम कुचल दिया गया, फंडामेंटलिस्टों ने कुचला। कम्युनिस्ट पार्टी के तो अनेक नेताओं ने भारत में आके शरण ली। वहां के जो राष्ट्रपति थे नजीबुल्लाह, उन्होंने भी भारत में आके शरण ली। तो फंडामेंटलिस्टों को कम्युनिस्टों के खिलाफ, जो कम्युनिस्ट लोकतंत्र के समर्थन में अफगानिस्तान में मदद करने आए थे, जो कम्युनिस्ट अफगानिस्तान में जनतंत्र के लिए और जनता की रक्षा के लिए लड़ रहे थे, उनको कुचलने के लिए मुजाहिदीनों को खड़ा किया गया और बाद में तालिबान को खड़ा किया गया। और क्या कह के खड़ा किया गया? यह कह के खड़ा किया गया कि अफगानिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना हम करेंगे, यानी अमेरिका। अफगानिस्तान में समृद्धि लौटेगी। लोकतंत्र की स्थापना और समृद्धि के सपने को प्रोपेगेट करते हुए वही अच्छे दिन आएंगे। अमेरिका ने इंटरवीन किया और 9/11 की घटना को आधार बना के इंटरवीन किया। और आज क्या स्थिति है? 20 साल बाद अमेरिका खाली हाथ अपने 4,500 से अधिक सैनिकों को
अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी का एक ही संदेश है कि आतंकवाद से आप सैन्य बलों के जरिए युद्ध नहीं कर सकते। सैन्य बलों के सहारे आप लड़ाई नहीं जीत सकते। जिन लोगों को यह इल्यूजन है कि सैन्य बलों के सहारे अच्छे हथियारों के जरिए आतंकवाद को पछाड़ा जा सकता है, वे गलतफहमी के शिकार हैं। आप याद कीजिए, कभी मौका लगेगा तो बातें होंगी डिटेल्स में। मैंने बहुत पहले जब जॉर्ज बुश जब अपने आतंक विरोधी मुहिम में लगे हुए थे, जैसे अभी हमारे पीएम साहब लगे हुए ना आतंक विरोधी मुहिम में पिछले 7 साल से। चुनाव के पहले अचानक आतंकवाद जग जाता है और वो बस आतंकवाद जो है वो चुनाव में जिता के ले जाता है, और वो आतंकवाद से ही लड़ रहे हैं अभी। जॉर्ज बुश ने तकरीबन 1500 के करीब स्पीच दी थी, जिसमें कि उसने बाकायदा कॉन्स्टेंटली आतंकवाद विरोधी चिंताएं, आतंकवाद की समस्याएं, आतंकवाद के खिलाफ में जनता को एकजुट करो, और आतंकवाद का जो सबसे बड़ा एनिमी है वो कौन है? इराक। और बाद में आतंकवाद के दूसरे बड़े एनिमी के तौर पर उन्होंने बिन लादेन और अफगानिस्तान। तो जॉर्ज बुश ने जो पूरी की पूरी व्यूह रचना, वैचारिक व्यूह रचना रची थी, वो पूरी की पूरी वैचारिक व्यूह रचना कोलैप्स कर चुकी है। जॉर्ज बुश ने अपने पूरे कैंपेन में जिस थीम को सबसे अधिक पॉपुलर बनाया, जिस थीम के शिकार हमारे पीएम भी हैं, वो थीम क्या थी? वो थीम ये थी कि आतंकवाद के खिलाफ जंग। और ये आतंकवाद के खिलाफ जंग के लिए उन्होंने इराक पर सबसे पहले हमला बोला, और इराक पर हमला बोलने के लिए उन्होंने झूठ के अनंत किस्से गढ़े, और उसमें सबसे बड़ा झूठ था कि इराक के पास में जनसंहारक अस्त्र हैं। अमेरिकी जनता को कन्विंस कर दिया गया। जैसे अभी भारत में चल रहा है ना मुहिम, भारत में मुहिम चल रही है, भारत में आतंकवादी कौन? उत्तर आप लोग जानते हैं, जो रोज डेली कैंपेन में आ रहा है। इलेक्शन आते ही अचानक मुस्लिम फंडिंग, मुस्लिम आतंकवाद, मुस्लिम जिहादी, टेररिस्टों के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्याएं रोज की खबरें हो गई। अभी सरकार किसी भी चीज के बारे में जांच पड़ताल करना नहीं चाहती, तहकीकात नहीं करना चाहती, अदालतें तहकीकात नहीं करना चाहती। तो आतंकवाद के खिलाफ जंग का जो स्लोगन सबसे पहले जॉर्ज बुश ने दिया, उसने करीब 1500 स्पीच दी थी, और 1500 स्पीच सफेद झूठ से भरी हुई। कभी मौका लगेगा तो 1500 स्पीच के बारे में मैंने एक जमाने में नोट्स लिए थे, मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं और जो इराक के खिलाफ झूठ का माहौल बनाया गया, उसके आधार पर इराक में हमले किए गए, और उन हमलों को और इराक के खिलाफ जंग को बाद में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने कैरी आउट किया। इराक में क्या निकला? इराक एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर नष्ट कर दिया गया। और इराक में कौन सी चीज निकली? लोकतंत्र नहीं आया। लोकतंत्र के नाम पर जो वायदे किए गए थे, उनमें से एक भी वायदा अमेरिकी प्रशासन और नाटो की सेनाओं ने पूरा नहीं किया, बल्कि एक नए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ, जिसे हम लोग जानते हैं आईएस के नाम से। और अब इराक किसके हवाले है? कहने के लिए कठपुतली सरकार है, लेकिन नीचे इराक का पूरा तंत्र, इराक का पूरा
तंत्र में जो उसकी इकोनॉमी का हिस्सा था, उस इकोनॉमी के हिस्से को अमेरिकी सरकार ने, जिसे हम लोग ऑयल कहते हैं, उसको अमेरिकी सरकार की जो कंपनियां थी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, और बाकी जो देश है वो आईएसआईएस के हवाले है। इसे कहते हैं राजनीति में डिवीजन ऑफ लेबर। ऐसा ही कोई कॉन्ट्रैक्ट अमेरिकी प्रशासन और तालिबान के बीच में भी हुआ है। आप लोग सब लोग जानते हैं, नहीं जानते इंटरनेट पर जाइए, खोजिए, आपको मिल जाएगा। अफगानिस्तान में ऐसे नेता थे जो तालिबान के खिलाफ में, अलकायदा के खिलाफ में लड़ रहे थे। उन सभी नेताओं को, उनके सभी संगठनों को अमेरिकी सेना ने बमबारी करके बर्बाद किया और तालिबान को ताकतवर बनाया। उनमें एक बहुत ही फेमस व्यक्ति था जनरल दोस्तम। बहुत ही सेक्युलर किस्म का व्यक्ति, बहुत ही धार्मिक फंडामेंटलिज्म के खिलाफ में गहरी नफरत करता था वो। उसने बहुत लंबे समय तक एक पूरे के पूरे इलाके को, अफगानिस्तान के को अपने कंट्रोल में रखा, लेकिन नहीं बचा पाया वो अपने। तो मैं जो आपसे पहली चीज जो शेयर करना चाहता हूं वो ये कि अफगानिस्तान में कोई डील जरूर हुई है, बिना डील के निकले नहीं है। और हुआ क्या? हुआ ये कि ऐसा नहीं है कि ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति आए हैं, जो बिडेन साहब, ये बिडेन साहब ने अचानक आते ही ये विड्रॉल का कॉल दे दिया कि नहीं, अब 11 सितंबर को अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान से निकल आएंगी। जी नहीं, फरवरी 2020 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कतार में बाकायदा तालिबान के साथ में लिखित डील की कि हम वापस चले जाएंगे। बिडेन ने तो खाली जो ट्रंप जो एश्योरेंस, जो ब्लूप्रिंट तैयार करके गए उसे कैरी आउट किया, उसी तरह जैसे कि बुश ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था उसे कैरी आउट ओबामा ने किया। युद्ध के प्रश्न को लेकर, आतंकवाद के खिलाफ में सो कॉल्ड युद्ध के सवाल को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों के ही राष्ट्रपति एक मत हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो जॉर्ज बुश ने जो पहली जो मुहिम शुरू की थी, वो मुहिम शुरू की थी आतंकवाद के खिलाफ जंग की। और जब वो आतंकवाद के खिलाफ जंग में वो जीत नहीं पाए, यानी इराक में वो आतंकवाद खत्म नहीं कर पाए और वह आईएसआईएस जैसा संगठन पैदा हो गया और उसने पूरे देश को अपने कब्जे में ले लिया, और ऊपर एक वहां पॉपेट गवर्नमेंट थी जो अभी भी है, लेकिन नीचे उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो बुश साहब ने एक दूसरा कैंपेन लॉन्च किया, और संयोग से उस दूसरे कैंपेन को लॉन्च करते समय उन्होंने जो चीज कही थी उसने सारी दुनिया के लोगों को प्रभावित किया, भारत सरकार को भी प्रभावित किया, और जो मौजूदा सरकार है उस कैंपेन से सबसे अधिक प्रभावित है। वो कैंपेन क्या था कि अब आतंकवाद के खिलाफ जंग नहीं, अब आतंकियों को उत्पीड़ित करने की और एलिमिनेट करने की जंग है। सो आतंकवाद रहेगा लेकिन आतंकवादी मार दिए जाएंगे, और ये जो आतंकियों को उत्पीड़ित करने और एलिमिनेट करने की जंग के तौर पर ही इसी फ्रेमवर्क में अफगानिस्तान सेनाएं भेजी गई नाटो की, अमेरिका के नेतृत्व में। और यही वो जगह है जहां से कि इस पूरे इलाके में हम होता है आए दिन ये खबर आती है ना, कश्मीर में आतंकवादी ढेर, आपको मालूम ही नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है कौन सा आतंकवादी था कौन सा नहीं था, कोई नहीं जानता। पहले कहा गया कि नोटबंदी होगी तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। फिर कहा गया कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो वहां पर आतंकवाद खत्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई महबूबा मुफ्ती के साथ में तो आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। फिर कहा गया कि नहीं, अब हम सीधे डील करेंगे, तो अब सीधे डील किया तो आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। तो उन्होंने लगा कि अरे नहीं, 370 हटा देते हैं तब आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन 370 हटाने के बाद भी आतंकवाद खत्म नहीं हुआ।
आप तय मान लीजिए, नरेंद्र मोदी की सरकार आतंकवाद के खिलाफ में जितने भी दमनात्मक कदम उठाएगी, आतंकवाद खत्म नहीं होगा, क्योंकि आतंकवादियों को दमनात्मक तरीके से कुचलने की मुहिम जॉर्ज बुश के दूसरे प्रोपेगेंडा थीम का हिस्सा थी। नरेंद्र मोदी उस थीम को कैरी कर रहे हैं, वह उनके व्यवहार का हिस्सा बन चुकी है। जॉर्ज बुश ने सारी दुनिया को यह कन्विंस कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जल्दी नहीं जीती जा सकती, एक लॉन्ग टर्म लड़ाई है, अंतहीन लड़ाई है, और इसमें बड़ा संसाधन खर्च होगा। क्योंकि पहली जो थीम थी वो पिट गई, और जब पहली थीम पिट गई तो दूसरी थीम बनानी थी प्रोपेगेंडा के लिए। आए थे ना ये कहते हुए कि हम आतंकवाद को कुचल देंगे। अब आतंकवाद कुचल तो पा नहीं रहे, अब आतंकवादियों के नाम पर निर्दोष लोगों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है। अनेक घटनाएं ऐसी रिकॉर्ड में है, सामने आई है कि आर्मी के लोगों ने कैसे निर्दोष लोगों को मारा है एनकाउंटर के नाम पर। तो कहने का मतलब यह कि अगर आप अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रोपेगेंडा मॉडल के आधार पर आतंकवाद के खिलाफ में लड़ना चाहते हैं, तो आप अमेरिका का हस्त्र देख लीजिए और नाटो का हस्त्र देख लीजिए। नाटो के पूरा सेनाएं बिना बताए रात में बिस्तर बोरिया बांध के भाग गई। बुरा हाल है। अफगानिस्तान की सरकार और अफगानिस्तान की सेना बुरी तरह से, एक तरह से उसकी चूल्हे हिल चुकी हैं, क्योंकि उनके पास में सपोर्ट में तालिबानियों से लड़ने के लिए शक्ति नहीं है। तो प्रतिदिन किसी दिन 10, किसी दिन 15, किसी दिन 20 जिले लगातार वहां तालिबानों के प्रशासन के तहत आते चले जा रहे हैं। ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति, जो नए राष्ट्रपति बने बिडेन, उनके जो विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने बेल्जियम जाके, बेल्जियम नाटो का हेडक्वार्टर था, बेल्जियम जाके नाटो के हेडक्वार्टर में अपने जो सहयोगी राष्ट्र थे उनके साथ में उन्होंने मंत्रणा की और कहा कि हम लोग तो भाई मिलके लड़ते रहे हैं। जो उन्होंने नारा दिया वो भी मजेदार नारा था, वो बहुत ही हंसी आती है पढ़ के और सुन के। हम तो एक साथ रहे हैं, एक साथ ही फैसले लिए हैं, अब एक साथ ही बाहर निकलेंगे। तो वो बाहर निकलने का फैसला लेने के लिए नाटो के बेल्जियम हेडक्वार्टर गए। अरे कम से कम ये तो बताना चाहिए, सारी दुनिया को ये तो बताओ पहले कि आप निकल क्यों रहे हो वहां से। पहले सारी दुनिया पूछ रही थी कि आप जा क्यों रहे हैं, तब नहीं बताया। अब सारी दुनिया पूछ रही है निकल क्यों रहे हो वहां से, अभी नहीं बताया। अमेरिका की जनता को भी नहीं बताया। आप कल्पना कीजिए अफगानिस्तान में तालिबान का शासन होगा तो औरतें कहां होंगी। एकदम पाषाण युग में औरतों को अब ठेल के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। लोकतंत्र का सपना दिखाया गया, लोकतंत्र की बातें की गई और कहा गया कि अफगानिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट बनवाई उन्होंने। और वो इलेक्टेड गवर्नमेंट कैसी थी सब लोग जानते हैं कि उसका काबुल के बाहर कहीं कंट्रोल नहीं था। तो अमेरिका के बलबूते पर आप आतंकवाद से, अमेरिका के दृष्टिकोण से आप आतंकवाद से कभी लड़के विजय हासिल नहीं कर सकते। और ये दूसरा मैसेज भारत के लिए है और भारत के प्रधानमंत्री के लिए है कि अगर अमेरिका के प्रोपेगेंडा मॉडल के आधार पर, अमेरिका की सैन्य रणनीति के आधार पर अगर आप आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं और लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके हाथ पराजय के अलावा और कोई चीज नहीं लगेगी। आतंकवाद से लड़ने के लिए पहली शर्त है कि स्थानीय जनता की आपके पास में मदद हो, समर्थन हो।
स्थानीय जनता के समर्थन के बिना आप आतंकवाद से नहीं लड़ सकते। नाटो की सेनाओं की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उनके पास में स्थानीय जनता का समर्थन नहीं था। इराक में अमेरिका के नेतृत्व में जब नाटो ने हमला किया तो अमेरिकी प्रशासन के हाथ में और सेना के पास में इराकी जनता का समर्थन नहीं था और परिणाम सामने है। लेकिन पंजाब में जब हम आतंकवाद के खिलाफ लड़े तो भारत की सरकार ने पंजाब की जनता को विनोवर करने की और वहां की लोकतांत्रिक संस्थाओं को मदद करने की कोशिश की। उनके बिना वहां आतंकवाद को आप निर्मूल नहीं कर सकते थे। जम्मू कश्मीर में जो शांति लौटी, जम्मू कश्मीर के सिर्फ 3 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर क्या शांति थी। मनमोहन सिंह की सरकार ने पूरी शिद्दत के साथ में कोशिश की कि वहां इलेक्टेड गवर्नमेंट फंक्शन करे और आतंकवादियों को धीरे 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 उनके दायरे सीमित कर दिए जाएं, और वो 3 डिस्ट्रिक्ट में सिमट के रह गए थे। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक फंक्शनिंग, लोकतांत्रिक प्रणाली और जनता का समर्थन यह बहुत बड़ी चीज थी। लेकिन आपने तो लोकतांत्रिक प्रणाली, लोकतांत्रिक अधिकार और जनता के समर्थन पर ही हमला बोल दिया, और अब आप चाहते हैं कि कश्मीर में आतंकवाद को पछाड़ दिया जाए। तय मानिए, नरेंद्र मोदी की सरकार के इस एक्शन से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और ताकतवर बनेगा। वैसे ही जैसे कि अमेरिकी प्रशासन की नीति के कारण तालिबान अफगानिस्तान में ताकतवर बने, बेहतर यही होगा कि अफगानिस्तान से सबक लें नरेंद्र मोदी और तुरंत जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दें और तुरंत अपनी गलती माने और कहें कि नहीं, हम 370 पुनः सारे सम्मान के साथ और अपनी माफी मांगते हुए हम उसे रीइंस्टेट करते हैं। अन्यथा आप जान लीजिए, अमेरिकी प्रशासन से ज्यादा ताकतवर, अमेरिकी राष्ट्रपति से ज्यादा ताकतवर नरेंद्र मोदी नहीं है। अमेरिकी सेना से ज्यादा ताकतवर विश्व में कोई सेना नहीं है। 20 साल सिर खपाने के बाद साधारण नुकसान नहीं हुआ है वहां अमेरिकी सेना का। जो डिटेल्स आए हैं सामने, 20 साल में जो आर्थिक लॉस, फिजिकल लॉस, अमेरिकी सेना को जो खर्चे उठाने पड़े वे वो अरबों खरबों में, $1 ट्रिलियन का मामला है। अफगानिस्तान गए थे अमेरिका वाले, क्यों? अल कायदा को खत्म करना है, तालिबान को खत्म करना है। खत्म हुआ? नहीं। तो झूठ किस लिए बोला गया? आप एक चीज सीख लीजिए और एक चीज दिमाग में रखिए हमेशा, ये जो शासक है जो आतंकवाद के खिलाफ में लड़ने का बार बार जय घोष करते रहते हैं कि हम लड़ने जा रहे हैं, ये आतंकवाद से लड़ने नहीं जाते, बल्कि ये आपके दिमाग में उसके बहाने किसी न किसी समुदाय विशेष के खिलाफ जहर भरने के लिए जाते हैं। ये आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम शुरू की जॉर्ज बुश ने, जिसको 9/11 की घटना के बाद में एकदम क्लाइमेक्स पर पहुंचा दिया गया, सारी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ में गहरी नफरत के बीज बोए गए। मुसलमानों को सारी दुनिया में अमेरिकी प्रोपेगेंडा मशीनरी ने आतंकवादियों का प्रतीक रूप बना के छोड़ दिया, जबकि मुसलमान ऐसे नहीं होते। मुसलमान आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, आतंकवाद का समर्थन अमेरिका करता है। तालिबान को खड़ा और मुजाहिदीन को खड़ा अमेरिका ने और CIA की फंडिंग से किया गया। ऑफिशियली सीनेट से मुजाहिदीन के लिए फंड सैंक्शन करके मुजाहिदीन को खड़ा किया गया। ऑफिशियली अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर
मुजाहिदीनों के कैंप लगवाए और फंड देकर अमेरिकी आदेश पर पाकिस्तान के सैनिकों से उनको प्रशिक्षण दिलवाया गया। मुसलमान आतंकवादी नहीं होते। यह अमेरिका का प्रोपेगेंडा था। इस प्रोपेगेंडा ने सारी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ में नफरत के बीज बोए, और हम लोग बोलते नहीं हैं। हम लोग आराम से मान के चलते मुसलमान है तो जरूर देशद्रोही होगा, मुसलमान है तो जरूर वो कोई ऐसा काम कर रहा होगा जो कि जनता के खिलाफ होगा, जबकि ऐसा है नहीं। ये सारी की सारी चीजें आपके अंदर, जॉर्ज बुश जिसकी 1500 स्पीच बहुत महत्वपूर्ण है, उससे सारी दुनिया में, अभी जैसे हर दूसरे दिन नरेंद्र मोदी की स्पीच होती है ना, जॉर्ज बुश ऐसे ही स्पीच देते थे, हर रोज स्पीच देते थे, और हर स्पीच में आतंकवाद प्रमुख थीम थी। क्या परिणाम निकला? 20 साल तालिबान से लड़ने के बाद 20 साल में तालिबान का बाल बांका नहीं कर पाया अमेरिका। और दुर्भाग्य की बात है कि अब जब अमेरिका वहां से निकला है तो किसके हाथों परास्त होकर निकला है? धार्मिक फंडामेंटलिस्टों की सेना के हाथों परास्त होकर निकला है। अब अफगानिस्तान पर शासन कौन लोग करेंगे? धार्मिक फंडामेंटलिस्ट शासन करेंगे। सवाल है कि हमारी विदेश नीति क्या कर रही थी? कम से कम मनमोहन सिंह की सरकार के समय पे यह तो एक था कि एक एंगेजमेंट था, सोवियत संघ चीन मिलके किसी तरह से एंगेजमेंट किए हुए थे, उनको रोके हुए थे। नरेंद्र मोदी की सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है विदेश नीति में, क्योंकि वह एक सिरे से आंख बंद करके अमेरिका जो कह रहा है, अमेरिका जो कर रहा है वो मान रहे हैं। तालिबान के शासन से किसे फायदा होगा? अमेरिका को फायदा होगा, हमें नुकसान होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में अशांति फैलेगी। भारतीय उपमहाद्वीप में धार्मिक फंडामेंटलिस्टों के ध्रुवीकरण की राजनीति तेज होगी। कांग्रेस के 1000 दोष होंगे, 1000 गलतियां होंगी, लेकिन कांग्रेस ने कम से कम एक एंगेजमेंट रखा था विदेश नीति का कि तालिबानों के साथ में एक एंगेजमेंट रखो, उन्हें व्यस्त रखो, और वहां पर डेवलपमेंट के तमाम प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति है कि अब वो सारी चीजें अब विड्रॉल की स्थिति में, और आज के अगर दैनिक भास्कर की खबर पर विश्वास कर लें तो अब वहां भारत सरकार अपना दूतावास या वो चीजें बंद करने जा रही है, जो वहां कार्यालय, सरकारी कार्यालय 2 तो बंद हो चुके हैं ऑलरेडी। कई और देश अपने दूतावास बंद करने जा रहे हैं, कई बंद कर चुके हैं, क्योंकि किसी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। तो अमेरिका अफगानिस्तान से बिना आतंकवादियों को परास्त किए लौट रहा है। इराक से अमेरिका बिना आतंकवादियों को परास्त किए लौटा। जो लोग सोचते हैं कि अमेरिका टेररिज्म के खिलाफ में विश्व चैंपियन है, वो एक गलतफहमी दिमाग से निकाल दे। अमेरिका कभी भी टेररिस्टों के खिलाफ में न तो चैंपियन रहा है, न उसने कोई स्ट्रगल किया है, बल्कि उसने टेररिस्टों की फंडिंग की, मदद की, टेररिस्टों के संगठन को खड़ा किया। और जिन लोगों को मेरी बात पर विश्वास ना हो, वो जाएं इंटरनेट पर, सब डाटा सूचनाएं अवेलेबल है कि कैसे आईएस को फंडिंग करके सीरिया में खड़ा किया गया, कैसे फंडिंग करके इराक में खड़ा किया गया, कैसे तालिबान और अलकायदा को फंडिंग करके सीआईए ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में खड़ा किया। अब भारत के लोकतंत्र के लिए और भारत के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के संविधान की कसम खा के आपने सत्ता संभाली है, लेकिन आप एक एंगेजमेंट नहीं कर पाए कि किसी तरह से इस पूरे की पूरी मुहिम में एक भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, क्योंकि भारत के पहला देश था, बड़ा देश था जिसने सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में डेवलपमेंट पर पैसा लगाया हुआ है। लेकिन भारत सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं कर पाई, अपनी कूटनीति का इस्तेमाल नहीं कर पाई। आप कल्पना कीजिए कि ये खबरें मनमोहन सिंह की सरकार के समय नहीं आई थी, लेकिन अब आई हैं।
अगर उस समय आज मनमोहन सिंह की सरकार होती तो ये छातियां पीट रहे होते बीजेपी के लोग। और आज स्थिति इतनी बदतर है कि भास्कर अखबार की खबर ध्यान से पढ़िए आप लोग, जो मैंने शेयर की है। 400 से ज्यादा जिलों के ऊपर तालिबान का कब्जा हो चुका है। अब बताइए, अफगानिस्तान को लोकतंत्र चाहिए कि नहीं चाहिए? अफगानिस्तान में मानवाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए? क्या तालिबान के रहते हुए, तालिबान के शासन में यह संभव है? तो क्या हुआ अमेरिका के उस वायदे का? अमेरिका ने जो वायदा किया था कि वे अफगानिस्तान में लोकतंत्र स्थापित करेंगे, क्या वो तालिबान के लिए मैदान खुला छोड़ के गए हैं बिना बताए गए हैं? किससे फायदा होगा? इस लोकतंत्र को फायदा होगा इससे कि धार्मिक फंडामेंटलिज्म को फायदा होगा? विदेश मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग तक नहीं आई अभी तक। कि हमारे लिए चिंता की चीज है कि वहां तालिबान का जिस तरह से एक तरह से अपसर्ज हो रहा है, कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कोई जानकारी नहीं, जनता को एकदम अंधेरे में रखा जा रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे आप और तालिबान के सामने सरेंडर करेंगे आप। भारत के हितों को विदेश नीति में आप सरेंडर करेंगे। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यानी ट्रंप जो कहेंगे वो मानेंगे, बिडेन जो कहेंगे वो मानेंगे, और भारत की जनता जो कहेगी उसे नहीं मानेंगे आप। सोचिए, क्या भारत की विदेश नीति अमेरिकी विदेश नीति का जैसे कहें कि जीरोक्स कॉपी है? लगातार वही चीजें दोहराई जा रही जो अमेरिकी प्रशासन दोहरा रहा है। एक अन्य चीज और आखिरी चीज इस पूरे प्रसंग में, वो ये कि दो तरह के असेसमेंट आए हैं। एक तो ये कि कुछ लोगों का कहना यह है कि वहां अमेरिका को आर्थिक लॉस बहुत हुआ है, पैसा। वहां दो तीन तरह की चीजें हैं अफगानिस्तान में समझने के लिए। पहली चीज यह कि अफगानिस्तान में एक तरफ तो अमेरिकी सेना, नाटो की सेना, जिसमें अमेरिकी सैनिक ज्यादा, ये वहां पर थी। दूसरी तरफ अमेरिका ने वहां पर मदद के लिए प्राइवेट आर्मी, जो विभिन्न जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनके द्वारा रिक्रूट की गई आर्मी, उसके करीब 17-18 हजार सैनिक वहां लगाए हुए थे। मैं डरा हुआ हूं इससे। आप मेरे इस भाषण को दर्ज करके रखिए। ये जो प्राइवेट मल्टीनेशनल्स कंपनियों की जो आर्मी की जो कल्चर है, वो कल्चर अब देर सवेर भारत में दस्तक देगी। भारत में ऐसे देशभक्त हैं जो इस तरह की आर्मी बना के आपके लोकतंत्र को तहस नहस करेंगे। ऑलरेडी हमारे यहां बहुत सारी सेनाएं रही हैं। बिहार तो बदनाम रहा है निजी सेनाओं के लिए। हथियारबंद गिरोह, ट्रेंड हथियारबंद आर्मी, प्राइवेट आर्मी। तो ये जो अफगानिस्तान में से जो अभी सेना निकली है, और ये सेना क्या छोड़ के निकली है वहां से? ये जो कॉन्ट्रैक्ट पर जो आर्मी आई थी, वो वहां से जो निकल रही है, वो क्या छोड़ के निकल रही है? कोई हिसाब है हमारे पास? वो कितने हथियार छोड़ जा रहे हैं, कितना रसद छोड़ जा रहे हैं, कितना बारूद छोड़े जा रहे हैं। वहां लगातार लूटपाट मची हुई है। मैं तो मतलब पढ़ते पढ़ते परेशान हो गया कि बाप रे बाप, इतनी लूटपाट मची हुई है। अफगानिस्तान का जो अभी मौजूदा प्रशासन है वो एकदम असमर्थ है लूटपाट रोकने में। तो आतंकवाद के खिलाफ में मुहिम चलाते हुए जो लोग आते हैं, वे सिर्फ अराजकता छोड़कर जाते हैं और धार्मिक फंडामेंटलिज्म छोड़कर जाते हैं।
अराजकता और धार्मिक फंडामेंटलिज्म उन्होंने इराक में छोड़ा, अराजकता और धार्मिक फंडामेंटलिज्म उन्होंने लीबिया में छोड़ा, अराजकता और धार्मिक फंडामेंटलिज्म उन्होंने अफगानिस्तान में छोड़ा। और आप तय मानिए, अगर यही अमेरिकी पॉलिसी को अगर हमारे शासकों ने अडॉप्ट किया तो धार्मिक फंडामेंटलिज्म और अराजकता ही छोड़कर आप जाएंगे कश्मीर में। सो बेहतर यह है कि ये जो दिमाग में जो भूस भरा हुआ है कि हम आतंकवादियों के भूस भर देंगे, अरे भूस भरना बंद करके दिमाग से काम लो, हथियार से नहीं बुद्धि से काम लो। वे उपाय करो जिससे कि कश्मीर और जम्मू की जनता आपको दिल से प्यार करे, उसको विनोवर करने की कोशिश करो, उसके लोकतांत्रिक अधिकारों, उसके जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको रीइंस्टेट करो। लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों को ध्वस्त करके आप आतंकवाद को ध्वस्त नहीं कर सकते। इलेक्टेड गवर्नमेंट थी सद्दाम हुसैन की जिसको ध्वस्त किया था और न्यू डेमोक्रेसी के नाम पर ध्वस्त किया था, लेकिन इराक में डेमोक्रेसी नहीं आई। एक और चीज है जो कि मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे, जो उन्होंने कहा है, पहले पे एक दो सूचनाएं शेयर कर लूं, छोटी सी हैं। वो ये कि 2001 से लेकर 2019 के बीच में कुल मिला के अमेरिका का $833 बिलियन खर्च हुआ है वहां पर। ये ऑफिशियल है, अनऑफिशियल क्या होगा वहां खर्चा, मैं उसका एक छोटा सा आपको नमूना बता रहा हूं। कुछ साल पहले ही घटना है ये, मैंने फेसबुक पर लिखा भी था, पहले 4-5 साल हो गए इस बात को। अफगानिस्तान जो अमेरिकी सैनिक काबुल में थे उनके लिए जो सप्लाई लाइन थी वो पाकिस्तान होके जाती थी और जो उनकी राष्ट्रीय राजमार्ग था उसके जरिए जाती थी, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर सब जगह तालिबान का कब्जा था। तालिबान को और अलकायदा के ग्रुपों को पैसे दिए बिना आपका ट्रक जा ही नहीं सकता था। तो जो कंपनियां हथियार की सप्लाई, पानी की सप्लाई, खाने की सप्लाई, वस्त्र की सप्लाई का काम कर रही थी अमेरिकी सेना के लिए, उनको प्रत्येक ट्रक पर तालिबान को $1,500 घूस देनी पड़ती थी। ऑफिशियली तालिबान के जो डिप्टी चीफ था उसने बाकायदा सीनेट हाउस की कमेटी के सामने यह चीज एक्सेप्ट की, और जो कंपनी जिसके पास ठेके थे इस सप्लाई के, उस कंपनी के बॉस ने जाके वहां यह एक्सेप्ट किया कि ये घूस का पैसा हम रोज देते हैं। तकरीबन डेली 2000 ट्रक सप्लाई लेकर पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाते थे। अब आप सोचिए कितना माल कमाते थे वो, और ये ऑफिशियली वो पैसा किससे वसूल करते थे? अमेरिका से, अमेरिका की कंपनियों से। नाटो की सेना इस वसूली को रोक नहीं पाई। तो आप तय मान लीजिए, सेना, अर्धसैन्य बल, उनके जरिए आतंकवाद के खिलाफ में जंग, उसमें वसूली कितनी बड़ी होगी? हर मुहाने पर वसूली होगी, हर जगह वसूली होगी, और लोकल दादा होंगे जो वसूली कर रहे होंगे। यह फिनोमेना लीबिया में देखा गया, यमन में देखा गया, अफगानिस्तान में देखा गया, इराक में देखा गया, यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रूट पर देखा गया, और यह फिनोमेना आपके कश्मीर में भी है। आप नॉर्थ ईस्ट में भी है। नॉर्थ ईस्ट में जहां उग्रवादियों के संगठनों के कब्जे हैं, उन इलाकों में आप क्रॉस नहीं कर सकते बिना पेमेंट दिए। तो अगर आतंकवाद के खिलाफ जंग में हम अर्धसैन्य बलों और सैन्य बलों की मदद लेंगे और कुचलने की कोशिश करेंगे, तो आप तय मान लीजिए आपका हश्र वही होगा
जो कि अमेरिकी सेना का हुआ है। अंत में तालिबान के पास में कोई टेलीविजन नहीं है, तालिबान के पास में कोई मीडिया ही नहीं है, तालिबान का मॉडर्न मीडिया में कोई विश्वास ही नहीं है। कोई वेबसाइट हो तो उसे कुछ प्रोपेगेंडा करते हो, वो करते हो अलग बात है, लेकिन अफगानिस्तान के पिछड़े रूप को अगर आप ध्यान रखें, अफगानिस्तान में मॉडर्न कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन तालिबान के पास में एक मजबूत जनता का समर्थन है। बिना जनता के मजबूत समर्थन के तालिबान इतना बड़ा, जिसे कहें कि विजय, हासिल नहीं कर सकता था। तो जो आतंकी गुट होते हैं, जो धार्मिक फंडामेंटलिस्ट होते हैं, वे धार्मिक फंडामेंटलिस्ट टेलीविजन के प्रोपेगेंडा के जरिए ध्वस्त नहीं किए जा सकते। वे धार्मिक फंडामेंटलिस्ट सेना के जरिए ध्वस्त नहीं किए जा सकते। आप याद कीजिए, एक जमाने में जब पंजाब में उग्रवाद चरम पर था, तो एक सर्वे कराया गया। अब मुझे याद नहीं आ रहा है वो प्रेस काउंसिल ने कराया था या किसने कराया था, भारत की अच्छी संस्था ने, किसी ने, प्रेस की संस्था ने कराया था। उस सर्वे में पाया गया कि अगर पंजाब में आतंकवाद को और आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम चल रही है और आतंकवादियों के जो हमले हो रहे हैं और आतंकवाद का जो विस्तार हो रहा है, उसे अगर ध्वस्त करना है, उसके प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करना है, तो उसको ध्वस्त करने के लिए एकमात्र सबसे पहले पंजाब केसरी अखबार और उसके प्रोपेगेंडा पर रोक लगा दी जाए। क्योंकि जितना विषाक्त हिंदुत्ववादी प्रोपेगेंडा पंजाब केसरी कर रहा था, उसके ही काउंटर में सिख उग्रवादी प्रोपेगेंडा कर रहे थे। और उसके चलते हिंदू और सिखों के बीच में ध्रुवीकरण हो रहा था। तो आप याद रखिए, आतंकवाद के खिलाफ में अगर आप हिंदू कार्ड खेलेंगे तो आप आतंकवाद को हरा नहीं सकते। आतंकवाद के खिलाफ में अगर आप मीडिया कार्ड खेलेंगे तो आप आतंकवाद को हरा नहीं सकते। अमेरिका ने बाकायदा मीडिया को पूरे दुनिया में ऑर्गेनाइज कर लिया। जब इराक पर हमला किया था तो जॉर्ज बुश ने बाकायदा नोटिस निकाला और 750 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यमों ने उसे इंडोर्स किया कि अमेरिकी सेना जो ब्रीफिंग देगी वही ब्रीफिंग मीडिया में जाएगी। लेकिन इराक के सच को क्या वे छुपा पाए? कुछ दिन तक छुपा लिया, कुछ साल छुपा लिया। भलाओ जूलियस असांचे का, जिस जूलियस असांचे ने सारे डॉक्यूमेंट्स, सीआईए के जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे, अमेरिका के जो तमाम सीक्रेट चीजें थी, हिलेरी क्लिंटन के जो 20,000 ईमेल थे, सब पब्लिश कर दिया और उसने एक्सपोज कर दिया कैसे आकंठ डूबा हुआ है अमेरिका का प्रशासन, सीआईए, पेंटागन और दूसरी संस्थाएं। और उसके बाद में सारी दुनिया को मालूम पड़ा कि अमेरिका किस तरह से जुल्म कर रहा है। सारा मीडिया एकदम रोजी पिक्चर, एकदम ऐसी खुशनुमा पिक्चर पेश कर रहा था कि अमेरिका ने इराक में कंट्रोल कर लिया है, जनता बहुत खुश है। जबकि वास्तविकता यह थी इराक से तकरीबन 50 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़कर जा चुके थे। अभी रिसेंट की घटना बता रहा हूं आपको, अफगानिस्तान से तकरीबन 1200 सैनिक ताजिकिस्तान में जाके उन्होंने शरण ले ली है। एक जमाना था भारत में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने, नजीब हबीबुल्लाह ने शरण ली थी। मैं कह नहीं सकता कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार उस समय होती तो वो उस मुसलमान को शरण देते कि नहीं देते, मैं कह नहीं सकता। तो आतंकवाद के खिलाफ में अगर आप ये सोचते हो कि मीडिया के जरिए आप दमन करेंगे, सूचनाओं को छिपा लेंगे, नहीं, सूचनाएं छिपेंगी नहीं छिपेंगी। आपको गलतफहमी है।
कांग्रेस ये कोशिश करके थक गई लेकिन छिपा नहीं पाई। 72 से लेकर 77 के बीच में जो बंगाल में सेमी फासिस्ट टेरर था, उसकी सारी सूचनाएं छिपाई गई, लेकिन देर सवेर उजागर हुई। उसी तरह कश्मीर में जो महिलाओं के साथ में, लोगों के साथ में, निर्दोष लोगों के साथ में जो अत्याचार हुए, उनकी सूचनाएं छुपाई गई, लेकिन देर सवेर एक्सपोज हुई। कुलदीप नैयर ने एक्सपोज किया उनको, और अभी जो चल रहा है उसका भी एक्सपोजर आएगा, आप इंतजार कीजिए। हम नहीं जानते कितनी औरतें पागल हुई हैं। हजारों औरतें इस दौरान अपने मानसिक संतुलन को खो बैठी हैं। कई हजार लोग बिना किसी कारण के जेलों में बंद हैं, उनके परिवारों पर जो बीत रही है हम नहीं जानते। लेकिन हमें जानना तो होगा। मेरे कहने से आप कभी कश्मीर चले जाइए। मैं कश्मीर गया हूं 2 बार, और दोनों बार मैंने उन इलाकों को जाके देखा जो आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। मैं उन इलाकों में नहीं गया जहां नाव में लोग घूमते हैं, वो बोट में शेयर करते हैं और वो डल झील का आनंद लेते हैं। मैं डल झील का आनंद लेने के लिए वहां नहीं गया था, मैं सिर्फ देखने के लिए गया था, लोगों से मिलने के लिए गया था। और वो मेरे लिए हॉरर की तरह था एक्सपीरियंस। मैं कल्पना कर सकता हूं कि कश्मीर का क्या हाल होगा। तो आतंकवाद से लड़ने के लिए पहली शर्त है कि जनता का दिल जीतो, जनता के लोकतांत्रिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, उन्हें बहाल करो, उन अधिकारों से जनता को लैस करो, तब आप आतंकवाद के खिलाफ में बेहतर ढंग से लड़ सकते हैं। इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल करके, इलेक्टेड गवर्नमेंट के राइट्स खत्म करके, स्टेट के राइट्स खत्म करके, स्टेट्स की आइडेंटिटी खत्म करके अब सोचिए अफगानिस्तान की अस्मिता किससे तय होगी? अमेरिका से तय होगी या तालिबान से तय होगी? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर जो लोग विचार करते रहे हैं, वो लोग सोचें। अफगानिस्तान के लिए अफगान राष्ट्र की पहचान महत्वपूर्ण थी, लेकिन अब आपने तालिबान की पहचान महत्वपूर्ण बना दी। और किसने किया ये काम? महान लोकतांत्रिक देश अमेरिका ने। और महान लोकतांत्रिक देश अमेरिका के तलवे चाटने वाले इंटेलेक्चुअल्स भारत में इफरात में हैं, हर गली में हैं। और हमारी सत्ता तो बिल्कुल एकदम नतमस्तक पड़ी हुई है। मैं सिर्फ सूचना दे रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं इस सूचना को जानबूझ के। ये जो विड्रॉल हुआ है और अफगानिस्तान में जो तालिबान का अपसर्ज हुआ है, इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ट्रंप ने, और ये साइन फरवरी 2020 में किया। कतार में ये हुआ, अचानक नहीं है। जो ट्रंप के दोस्त थे उनको कोई इससे परेशानी नहीं हुई। आप अपनी तरफ से कुछ एंगेजमेंट, तो पॉलिसी एंगेजमेंट, कोई कूटनीतिक पहलकदमी तो कर ही सकते थे, लेकिन आपने नहीं की। सवाल यह है कि आतंकवाद के खिलाफ में मुहिम क्या छोड़ के जाती है? लोकतंत्र? जी नहीं, स्त्रियों के लिए एकदम बर्बर युग छोड़ के जाती है। अब तालिबान के आने का मतलब है अफगानिस्तान में बर्बरता का आगमन। आतंकवाद के खिलाफ में लड़ाई जो कश्मीर में लड़ी गई, उससे पहले दौर की लड़ाइयों में, जिसके बाद में नॉर्मलसी हुई स्थापित, और नॉर्मलसी में ही नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी। नरेंद्र मोदी की सरकार जो 2014 में आई, उस समय कश्मीर में नॉर्मलसी थी, कश्मीर में टेररिज्म नहीं था, कश्मीर में अशांति नहीं थी। वहां बाढ़ आई और विभीषिका, उस बाढ़ की विभीषिका में पूरा का पूरा कश्मीर का इलेक्शन हार गए वो लोग।
और नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था कि उस विभीषिका से जो लोग प्रभावित हुए हैं उन सबको मदद दी जाएगी। वो आर्थिक मदद आज तक नहीं पहुंची। नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था कि वे जो कश्मीरी पंडित जो विस्थापित हो गए उनको स्थापित किया जाएगा, लेकिन 7 साल में एक पंडित की घर वापसी नहीं हुई। हां, एक काम जरूर हुआ, एक काम जरूर हुआ, वो ये काम हुआ, ये भी एक वायदा था नरेंद्र मोदी की सरकार का और बीजेपी का कि जो माइग्रेटेड हिंदू हैं, जो पाकिस्तान से आके कश्मीर में बस गए हैं, उनको नागरिक अधिकार दिए जाएंगे, वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे। लेकिन आज तक उन्हें वोटिंग राइट, नागरिक अधिकार नहीं मिले। वे जो माइग्रेटेड लोग थे उनको भी, जो कश्मीरी पंडित थे उनको भी, जो आज भी जो मंथली पैसा मिलता है वो पैसा मनमोहन सिंह की सरकार ने जारी किया था, जो अभी तक मिलता है। नरेंद्र मोदी की सरकार में फूटी कौड़ी नहीं थी, बल्कि हालत यह थी कि जो बिल्डिंग कश्मीरी पंडितों के बसाने के लिए बनाई गई थी, वो मैं आंखों से देख के आया, वो बिल्डिंग जर्जर हो गई खड़ी खड़ी, लेकिन वहां कश्मीरी पंडित लौटा के नहीं लाए गए। सरकार थी इनकी, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार थी इनकी, बहुमत की सरकार थी, केंद्र में इनकी सरकार थी। सो प्लीज, पहला सबक और अंतिम सबक यही है कि आतंकवाद के खिलाफ में अमेरिकी मॉडल पर चली मुहिम अंत में जनता को एकदम निरस्त्र और असहाय छोड़ देती है। जिस तरह अफगानिस्तान की जनता इस समय निरस्त्र और असहाय है, ठीक वही स्थिति कश्मीर और जम्मू की जनता की हुई है। वो निरस्त्र और असहाय है, उसके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। अगर वहां कोई कुछ भी बोलेगा तो उसे अंदर डाल देंगे, और एक बार यूएपीए में गया तो फिर तो वो स्टैन स्वामी बन के लौटेगा। शहीद होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, जमानत नहीं होती। आतंकवाद का मुकाबला लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संरचना और लोकतांत्रिक अधिकारों के जरिए ही संभव है। उसके बिना आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ नहीं सकते। तो तालिबान के अफगानिस्तान में आने से मैं उम्मीद करता हूं कि नरेंद्र मोदी ये सबक लेंगे और जम्मू कश्मीर में अपनी आतंकवाद विरोधी तथाकथित मुहिम को स्टॉप करेंगे और वहां लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। वहां जो राज्य के अधिकार छीने गए थे, वो राज्य के अधिकार पुनः राज्य को सौंपे जाएंगे और राज्य की जनता को हक होगा कि वह तय करे वो किस तरह जीना चाहती है, किस तरह रहना चाहती है। भारत के संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी वहां की राज्य सरकार की होगी और राज्य की होगी, केंद्र की नहीं। और ये जो मॉडल है जिसको नरेंद्र मोदी ने अडॉप्ट किया, ये वही मॉडल है जिसका प्रचार एक जमाने में बुश करते रहे हैं। तो बेहतर यह है कि नरेंद्र मोदी अब इस अमेरिका की पराजय से सीखें, कश्मीर की जनता के बीच में लौटें, कश्मीर जाएं, जनता से अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगें और कहें कि हम राज्य का दर्जा आपको दे रहे हैं, आपके सारे संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकारों की पुनर्स्थापना कर रहे हैं। और वही एकमात्र रास्ता है। आप जान लीजिए, सेना के बलबूते पर किसी भी देश में लोकतंत्र न तो चला है और न चलेगा। सेना के बलबूते पर किसी भी राज्य में लोकतंत्र न चला है न चलेगा। बेहतर यह है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को हम राज्य सौंपें, उनको संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित बनाएं। और यही तालिबान की पुनर्वापसी के खिलाफ एक सबसे बड़ा राजनीतिक कदम हो सकता है। अन्यथा यह खतरा है कि तालिबान जिसके बारे में हम सोच रहे थे कि वो हाशिए पर है, वो अब आपकी सरहद पर है और सरकार के साथ है। कल तक वो कैंप में थे, अब वो सत्ता में हैं। और आपकी ताकत कितनी है वो तो हमें मालूम है। मैं कई बार कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, आप आज तक ड्रग स्मगलरों को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं और वे ड्रग स्मगलरों को कंट्रोल करते हैं।
अफगानिस्तान का पूरा का ड्रग कार्टेल तालिबानियों के हाथ में है। वो दिल्ली तक उनकी सप्लाई होती है और आपकी कोई न सेना, पुलिस, कोई सिस्टम रोक नहीं पाता उसे। आप सोचिए उनकी नेटवर्क कितना ताकतवर है। तो बेहतर यह है कि जनता को मजबूत करो, जनतांत्रिक अधिकारों को मजबूत करो, जनतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करो, उन पर हमले बंद करो, वरना आपके घर में भी धार्मिक फंडामेंटलिज्म पैदा होगा। ये डर है और मैं नहीं चाहता कि डर पैदा हो। मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र पैदा हो और लोकतांत्रिक अधिकारों की चेतना पैदा हो और सरकार लोकतंत्र के पक्ष में खड़ी हो। अभी तक का जो रिकॉर्ड है, मेरी डिमांड है कि भारत सरकार तुरंत एक प्रेस ब्रीफिंग करे और प्रेस का सामना करे, हमारा विदेश मंत्री और हमारा प्रधानमंत्री, और वो बताए कि अफगानिस्तान में इतना बड़ा फेल्यूर कैसे हुआ और भारत सरकार ने अफगानिस्तान के बारे में क्या कदम उठाए हैं। इसकी जानकारी दी जानी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान की घटनाओं का भारत पर असर होगा। आप इससे बच नहीं सकते। आप इस जवाबदेही से भी बच नहीं सकते। आपको बताना ही होगा कि आपकी क्या सीक्रेट टॉक हुई तालिबान के साथ। यह हिंदुस्तान की जनता की डिमांड है। मेरा अफसोस यह है कि हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल्स में इस तरह से दीमक लग चुकी है कि वे एक सामान्य सी चीज पर भी, विदेश नीति के सवाल पर भी वे एकजुट नहीं हो पाते और बोलते नहीं है। वो भी अब आरएसएस के लिए छोड़ दिया है। हद हो गई यार। भारत सरकार तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विदेश मंत्री